Hello, people. I hope you are listening me. आप सोच रहे होगे ये क्या है वेकअप कॉल। इमेजिन कर, गेट एग्जाम का रिजल्ट वाला दिन है। रिजल्ट अनाउंस हो गया। आपने अपने पोर्टल पे लॉगिन किया रिजल्ट चेक करने के लिए। रिजल्ट चेक किया और रिजल्ट देखने के बाद आपकी आंखें वहां फ्रीज हो गई। मूवमेंट फ्रीज हो गया। आपको ऐसा लगा कि आपकी हार्ट बीट स्किप हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्लान किया था, आपकी जो रैंक आपने ड्रीम रैंक सोची थी, वो आपने मिस कर दी। बाद में आपको पता चला कि वो ड्रीम रैंक आपने 10-15 मार्क्स, 20-25 मार्क्स से मिस नहीं करी है। 1 या 2 मार्क्स से मिस करी है बस। सोच रहे हो? 1 या 2 मार्क्स से आपने अपनी ड्रीम रैंक मिस कर दी, 1-2 क्वेश्चन की वजह से। कैसा फील होगा? तो उस समय आपको ये फील ना हो, इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू गाइस। माई सेल्फ अंकुश गुप्ता, helping and mentoring the chemical engineering aspirants for GATE and PSU since August 2013. तो ऑलमोस्ट 14th ईयर मेरा स्टार्ट हो गया है। अब आप सोच रहे होगे चल क्या रहा है, कौन सी वेकअप कॉल भाई, हम सो रहे हैं क्या? यस, वेकअप कॉल फॉर द लास्ट 6 months। वन कॉमन मिस्टेक, वन डेडली मिस्टेक विच कैन डिस्ट्रॉय योर रैंक, जो नॉर्मली सभी स्टूडेंट करते हैं अपने प्रिपरेशन फेज में, और मैं नहीं चाहता आप लोग भी करो। इसलिए ये सेशन लेके मैं आपके लिए आया हूँ। एक बार के लिए अपनी आंखें बंद करो। जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि ये आपका एग्जाम वाला दिन है। गेट एग्जाम आ गया है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। आपने स्क्रीन पे लॉगिन किया। पूरे साल भर, 6 महीने, 8 महीने आपने अच्छी मेहनत की है, खूब वर्क हार्ड किया है, खूब प्रैक्टिस, रिवीजन, पढ़ाई अपने अकॉर्डिंग जो आप कर सकते थे आपने की है। अपना दिमाग जितना लगा सकते थे आपने लगा लिया। अब एग्जाम वाला दिन है, आपने पोर्टल पे सबमिट लॉगिन किया, पेपर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आया। आपने देखा, यार ये तो मुझे आता है, मैंने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आता है, कर लिया। ऐसे ही करते करते फिर एक क्वेश्चन आता है। आपको लगता है यार ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो मुझे आता है, फेमिलियर लग रहा है, इसे तो मैं 30-40 सेकंड में, 1 मिनट में कर लूंगा। फिर आपने उसे करना स्टार्ट किया और करते करते अचानक ऐसा फील हुआ कि आपने टाइमर देखा जब सबमिट किया कि अरे 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। और ऐसा होता है। यस और नो? होता है। हमें लगता है कि हाँ, ये पेपर, ये क्वेश्चन हमें आता है, ये तो 1 मिनट वाला क्वेश्चन है यार, 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए। ये तो 2 मिनट वाला क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज फॉर्मूला डजेंट विन यू द गेट रैंक, स्ट्रेटजीज डू। फॉर्मूले से गेट में रैंक नहीं आती, स्ट्रेटजी से आती है, स्मार्ट वर्क से आती है। अब उसका रीजन क्या है आप ऐसा फंस रहे हो? सोचो, अगर ऐसा सच में हुआ आपके साथ, कैसा फील होगा गेट 2026 में? पैनिक हो जाओगे। क्या पूरे साल मेहनत की थी, क्वेश्चन के चक्कर में समय खराब हो गया और आगे फिर
बाकी क्वेश्चन भी फोकस नहीं कर पाओ। तो आज का सेशन इसीलिए है कि अगले 6 महीने जो आप करने वाले हो, इससे पहले 6 महीने जो आपने किया है, डजेंट मैटर। अगले 6 महीने में आप अपने गलती सुधार सकते हो। एक ऐसी गलती जो सब लोग कहीं ना कहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कर देते, वो ना हो आपसे। एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से मेरी रैंक खराब ना हो, मैं अपनी ड्रीम रैंक ना मिस कर दूं, उसके लिए ये सेशन है। द वेकअप कॉल, वेकअप गाइस, वेकअप, उसके लिए ये सेशन है। मैं आया हूं ताकि आपकी हेल्प कर पाऊं, आपको बता पाऊं एक ऐसी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो, और हो सकता है कुछ लोग नहीं भी कर रहे हो, बट मोस्टली कर रहे होंगे। हम सोचते हैं कि यार ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर पीवाईक्यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, फिर पीवाईक्यूज करेंगे, ये फिर प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, आराम से फुर्सत में दिसंबर जनवरी में टेस्ट सीरीज देंगे, सब कुछ पर तैयारी कर लें। ऐसा नहीं होता है। अपने 14 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, चाहे वो आईआईटी के हों, एनआईटी के हों, या किसी नॉर्मल कॉलेज के हों, जिन्हें सब कुछ आता था, पूरी नॉलेज थी, पर प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया कभी। सीधा वंडर वुमेन या सुपरमैन बनने का ट्राई किया गेट एग्जाम में, और रिजल्ट, रिजल्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। आप ऐसा ना करो, इसके लिए ये सेशन है। तो इसलिए इस सेशन देखना एंड तक, ताकि आपको चीजें रिलेट हो, आप उस मिस्टेक को समझ पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ, रेक्टिफाई कर पाओ, और क्रश कर दो मिस्टेक को, कि हमें साला रैंक डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। उसके लिए ये सेशन है। समझ रहे हो? सो गाइस, इंफॉर्मेशन ये है, हमारा अनअकैडमी पे आज ऑफर चल रहा है, जो फ्रीडम सेल ऑफर चल रहा था, उसका आज लास्ट डे है। ऑफर क्या था? जिस आपको फ्लैट 60% तक का ऑफ मिल रहा था, एंड साथ ही साथ जो भी आप प्लान लेते, उस पे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स तक एक्स्ट्रा मंथ्स आपको मिल रहे हैं प्लान में। मतलब जो 9 मंथ्स का प्लान था, उसमें 2 मंथ्स, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 12 मंथ्स वाले प्लान में 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लाइक दिस। और प्लान से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 7,999। आपको करना क्या है? अगर अभी भी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन, पीएसयू की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, करनी है, तो भाई किसका वेट कर रहे हो? इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, आने वाला है हमारा। आप भी अपनी फाउंडेशन से इंडिपेंडेंट हो जाओ, और बोर्ड द ट्रेन। लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड बी अ टॉपर इन गेट 2026 एंड अपकमिंग पीएसयूज। फुलफिल योर ड्रीम्स। हम आपके साथ सिलेक्शन तक हैं। समझ रहे हो? तो जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक साथ में रहेंगे। मेहनत करने वाले बनो, रास्ता हम बताएंगे। क्या करना है? जस्ट यूज माई एजुकेटर कोड ACE009, सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार कांटेक्ट कर लेना कि आपके लिए कौन सा प्लान सुटेबल होगा। अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, बीटेक कंप्लीट कर लिया है, जॉब कर रहे हो, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो विच प्लान विल बी सुटेबल फॉर यू? ठीक है। अगर किसी को डाउट है कि सर 6 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। हाँ, बताऊंगा मैं आपको वो भी। तो बोर्ड द ट्रेन एंड लेट्स मूव ऑन द जर्नी टुवर्ड्स योर सक्सेस। ठीक है। इसके अलावा हमारे बैचेस चल ही रहे हैं। एचपीसीएल का बैच चल रहा है, जो एचपीसीएल का एग्जाम है उसके लिए चारों एजुकेटर पढ़ा रहे हैं बढ़िया से। आप में से कई लोग हैं जो एचपीसीएल का एग्जाम दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आगे दूसरे पीएसयू का एग्जाम देंगे, तो आप इस बैच को बाद में भी ज्वाइन, उन एग्जाम्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। टू गेट दोज टेक्निकल कंटेंट फॉर पीएसयूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा गेट के लिए ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, जिसमें 13 तारीख से मेरा सीआरई स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग 7 AM। एकलव्य बैच है। You can use my educator code ACE009
एंड स्टार्ट योर जर्नी। ठीक है, वापस अब मुद्दे पर आते हैं। ऐसी क्या मिस्टेक है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका इतना हाइप बन रहा है, जिसकी वजह से रैंक खराब होती है लोगों की? जो लोग ये मिस्टेक नहीं करते वो हॉल ऑफ फेम में आते हैं। जिन्होंने नहीं की थी लास्ट टाइम, वो गेट रैंक लाए थे, सिंगल डिजिट डबल डिजिट अपनी ड्रीम रैंक। और जिन्होंने की थी वो 100 200 150 500 रैंक में फंस के रह गए। और मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो। और देख देख लो, देख लो इंपॉर्टेंट डेट्स गेट 26 की वेबसाइट पे। आपका गेट एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है 7 8 फेब एंड 14 15 फेब है। अगर आप आज अगस्त में देखोगे तो अगस्त में मेरे पास 16 डेज बचे हैं। सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31। ये कितने हो गए? ये आपके ऑलमोस्ट 169 डेज हो गए। प्लस 7 8 दिन 10 दिन फरवरी के लगा लो। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 180 डेज बचे हैं। और वही हमारा टारगेट है कि अगले 6 महीने हम क्या प्रिपरेशन करें, किस तरह से स्मार्ट वर्क करें कि हम कोई मिस्टेक ना करें, और जो कॉमन मिस्टेक सब करते हैं हम ना करें एटलीस्ट। तो उसके लिए ये सेशन है वेकअप कॉल। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि अभी ये जो लास्ट के 6 मंथ्स बचे हैं, ये सेशन आपके लिए ट्रांजिशन पॉइंट का काम करना चाहिए। ये सेशन आपके लिए एक ट्रांजिशन पॉइंट का काम करेगा, जहां पे आप अपने कैजुअल अप्रोच से सिंसियर अप्रोच पे ट्रांसफर हो जाओगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, और आगे आपकी 6 महीने की प्रिपरेशन एक प्रॉपर सिंसियरिटी के साथ स्मार्ट वे में होगी, विद स्मार्ट स्ट्रेटजीज। अब मैं आपसे बात करूं मिस्टेक्स की। क्या मिस्टेक होती है? नंबर वन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो क्या? स्टडी विदाउट अ क्लियर प्लान। समझो, स्टडी विदाउट अ क्लियर प्लान मतलब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी क्लासेस कर रहे हैं, कोई माइंड में लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। कितने दिन में कंप्लीट करना है, कितने मंथ में कंप्लीट करना है, कितने डेज में कंप्लीट करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या नहीं करनी, कोई प्लान नहीं है। लाइक हमारे बैच में थर्मो स्टार्ट हुआ, हमने थर्मो स्टार्ट कर दिया। हमारे बैच में सीआरई स्टार्ट हुआ, हमने सीआरई स्टार्ट कर दिया। मास ट्रांसफर स्टार्ट हुआ, मास ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया। आईपीसी स्टार्ट हुआ, आईपीसी स्टार्ट कर दिया। सारी क्लासेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता है। एक प्लान होना जरूरी है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस टाइम पे करना है। प्रिपरेशन फेज में पहले थर्मो करना है या पहले आईपीसी करना है, पहले एफएम करना है या पहले इकोनॉमिक्स करना है, पहले एमओ करना है या पहले सीटी करना है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहले मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ। आप में कोई है जो ये रिलेट कर पा रहा है कि हाँ मैं भी यार सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ, पर मेरा कोई प्लान ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं ये सब्जेक्ट कब कंप्लीट होगा, और ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे आगे क्या करना है मुझे पता ही नहीं। सेकंड मिस्टेक, ignoring PYQs and trend। PYQs आपने खुद से दिल पे हाथ रख के बोलो, कितने लोग हैं कि मेरे अगर सपोज मेरे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो उन 4 सब्जेक्ट के सारे PYQs मैंने सॉल्व कर लिए हैं फ्रॉम ईयर 2000 टू 2025। अगर चलो 26 साल के नहीं तो एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर्स के।
कोई है? करे हैं आपने? अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मिस्टेक है। मैं जानता हूँ बच्चों को, अभी भी इस बैच में काफी बच्चे हैं जिनका मुझे पता है, जो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कॉल करते हैं, बात करते हैं कि सर हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया सर, पर पीवाईक्यूज नहीं अभी कर पाया। सर ये सब्जेक्ट हो गया, इसके सर 80% पीवाईक्यू हो गए हैं। सर अभी 70% पीवाईक्यू हो गए हैं। क्या 70%? कोई पानी का मग है क्या कि पानी भरना है, 70% या 80% पानी आ गया उसमें, टैंक फिल हो रहा है, टैप ओपन कर दी। अरे भाई 100% होता है या जीरो होता है, बीच में नहीं होता यहाँ प्रिपरेशन के टाइप। ट्रेंड, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपने वो किए हैं? क्या आपने उनकी प्रैक्टिस करी है? बोलो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 25 की बात करूं, 25 वाले पेपर की ही बात कर रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन आया था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, सीआरई प्लस पीसी प्लस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हो क्या आप प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स में? मटेरियल बैलेंस पढ़ते हैं पीसी में, रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ते हैं सीआरई में, उसके ऊपर बेस्ड है। और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लास्ट 6-7 ईयर्स के पेपर देखोगे, ऐसे आपको 3-4 क्वेश्चन दिखेंगे, और सब में सीएसटीआर ही था। क्या आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है? क्या आप रेडी हो इस क्वेश्चन को दोबारा करने के लिए अगर आता है 26 में? बोलो। नहीं करी है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है रे भाई। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था आपका हीट ट्रांसफर और एफएम के कॉन्सेप्ट पर, बेस्ड ऑन बाउंड्री लेयर थ्योरी। हम सोचते हैं हमने एफएम में बाउंड्री लेयर पढ़ लिया तो हीट और मास में बाउंड्री लेयर पढ़ने की नीड नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है, ऐसा ही एक क्वेश्चन मास ट्रांसफर का आया था 3 साल पहले, जबरदस्त क्वेश्चन था, एफएम प्लस एमटी का कॉन्सेप्ट पर। क्या आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है? क्या ट्रेंड्स फॉलो किए हैं? आप बोलोगे सर ऐसे एक दो क्वेश्चन है, अरे एक दो क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत सारे हैं। मैं सिर्फ 25 का ही आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, क्या इस क्वेश्चन को किया है आपने? थर्मोडायनेमिक्स में स्प्रिंग वर्क ऐसे वाले क्वेश्चन किए हैं? अगर आप देखोगे पिछले 4 साल में ऐसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका थर्मो और स्प्रिंग वर्क, हुक्स लॉ सब आ गया, मैकेनिक्स आ गई, स्प्रिंग का वर्क डन, पता है? कर पाओगे? ऐसे इस साल अगर आपको याद होगा, सीआरई का और आईपीसी का मिक्सचर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे ये है सीआरई और आईपीसी, क्या किया आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस? इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है? क्या ट्रेंड्स को फॉलो किया? ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पिछले 5-6 साल से देख लो, हम लोग तो इसी में लगे रहते हैं। सर इस बार आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रही है, सर इस साल आईआईटी गुवाहाटी ऑर्गेनाइज कर रही है, सर आईआईटी गुवाहाटी ने पिछले 2018 में पेपर लिया था, सर आईआईटी मुंबई ने 2016 में पेपर लिया था, सर आईआईसी बैंगलोर ने 2015 में पेपर लिया था, तब ऐसा आया था, अब भी ऐसे है। अरे क्या, ऐसा कैसे? 2018 से 2025 7 साल हो गए, 7 साल में आपका बीटेक कंप्लीट हो चुका है, तब आप स्कूल में थे। आपने इतना चेंज कर लिया, वहां उन लोगों की नॉलेज में, प्रोफेसर्स की नॉलेज में चेंज नहीं आया होगा? क्या टीम में चेंज नहीं आया होगा? जरूरी है कि सेम टीम हो, सेम लोग हो?
जिन्होंने उस समय पेपर बनाया था, आज भी वही बना रहे हैं। और पेपर वो नहीं बनाते हैं भाई, पेपर ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी नहीं बनाती है, वो बस ऑर्गेनाइज करती है। हर वो प्रॉपर गेट, हर आईआईटी में एक गेट कमेटी होती है, उस गेट कमेटी में जो जो प्रोफेसर एसोसिएट होते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन भेजते हैं। सपोज अगर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, चार आईआईटी हैं जहाँ पे एफएम वाले प्रोफेसर क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो एफएम के चार प्रोफेसर क्वेश्चन भेज रहे हैं, चार अलग अलग आईआईटी से। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जो जा रही अब जाएंगे गुवाहाटी, वहां पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी जो एक पैनल डिसाइड करेगी, और वो पैनल उनमें से सेलेक्ट करेगा कौन सा क्वेश्चन लेना है कौन सा नहीं। जरूरी थोड़ी एफएम वाले क्वेश्चन आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर भी भेज रहे हैं और वो बायस हो कि हमारे गुवाहाटी के ही प्रोफेसर हैं, चलो इन्हीं के क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आईआईटी है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है। ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी का काम बस ऑर्गेनाइज करना है, पेपर सेट करना है बस। पेपर के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग सभी आईआईटी से आते हैं। तो ये मत सोचना कि ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी है, पिछली बार ऐसा पेपर आया था इस बार भी ऐसा आएगा, जरूरी नहीं है। ट्रेंड फॉलो कर रहे हो? समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, या तो हम डिलेट कर देते हैं अपने रिवीजन को, या फिर हम रिपीटेड वे में रिवीजन करते रहते हैं। कि मेरा सीआरई हो गया, मेरा मास ट्रांसफर हो गया, मुझे मजा आया सब्जेक्ट में, तो मास ट्रांसफर का रिवीजन कर रहा हूँ, सीआरई का रिवीजन कर रहा हूँ, हो गया। चलो फिर से मास ट्रांसफर का रिवीजन कर रहा हूँ, हर दूसरे महीने हर दूसरे हफ्ते सीआरई का रिवीजन कर रहा हूँ, मास ट्रांसफर का रिवीजन कर रहा हूँ। अरे भाई उनके आगे और भी सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट से रैंक नहीं आएगी। रिपीटेड रिवीजन एक ही सब्जेक्ट का नहीं करना है। डिलेड कि सर कोर्स कंप्लीट हो गया, बहुत मतलब 2 महीने से क्लासेस चल रही थी, अब मैं थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक लेना चाहता हूँ, फिर मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। क्या 1-2 दिन का ब्रेक भाई? गेट एग्जाम से पहले कोई ब्रेक नहीं। अब तो बिल्कुल नहीं, डेट आ गई है, 180 दिन बचे हैं। अब नहीं करना, जितनी मस्ती करनी थी, जितने मजे लेने थे अपने सिलेबस में प्रिपरेशन में, कर ले लिया आपने। अब प्रिपरेशन करो। ये वो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे लास्ट 6 मंथ्स में करते हैं और उसके बाद में सोचते हैं यार 1-2 क्वेश्चन से रैंक रह गई, अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होती, इस क्वेश्चन का रिवीजन किया होता, कितना अच्छा होता है, मेरी रैंक आ जाती। अगर आप ऐसा लाइन, ऐसा एक्सक्यूज, ऐसा थॉट, ऐसी फीलिंग रखना चाहते हो गेट 26 रिजल्ट के बाद, तो रख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप सेशन क्लोज करो, आराम से अपना यूट्यूब पे रील देखो। और अगर आप ऐसा फील नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, तो काम करना। और फोर्थ, अवॉइडिंग टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट हम दे ही नहीं रहे। हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई, कोर्स कंप्लीट हो गया, पर मैं अभी टेस्ट नहीं दे रहा, मैं 1 महीने बाद टेस्ट दूंगा, मैं 15 दिन बाद टेस्ट दूंगा, एक बार पूरा पढ़ लूं। ऐसा नहीं होता है। जिस दिन टेस्ट है उस दिन देने की हैबिट बनाओ भाई। अवॉइड मत करो, मत करो, मत करो। मैंने देखा है बहुत बच्चों को, आपने सब कुछ पढ़ लिया, जब तक आप उसे चेक नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा? आप कह रहे हो सर पढ़ लिया पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं एक बार रिवीजन कर लूं फिर मैं टेस्ट दूंगा। अरे कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। टेस्ट तो दो। क्या होगा? कम मार्क्स आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? पर एटलीस्ट पता तो चलेगा कौन सा स्ट्रांग टॉपिक है, कौन सा वीक, जो आपको आगे रिवीजन में हेल्प करेगा। मैंने टेस्ट, सपोज मेरा आज सीआरई कंप्लीट हुआ और सर ने 4 दिन बाद सीआरई का फुल लेंथ टेस्ट रख दिया, मैं दूंगा। भले मेरी पूरी रिवीजन नहीं हुई है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जब टेस्ट दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस टेस्ट में आइडियल रिएक्टर वाले क्वेश्चन तो हो गए, अरे वाह। पर यार मल्टीपल रिएक्शन के नहीं हुए, हेट्रो के हो गए, नॉन आइडियल के नहीं हुए। मतलब अब जब मैं सीआरई का रिवीजन करना है तो आइडियल रिएक्टर के हो गए थे, तो आइडियल रिएक्टर पे ज्यादा टाइम नहीं देना रिवीजन में। पर नॉन आइडियल के नहीं हुए, तो नॉन आइडियल रिएक्टर के टॉपिक पे रिवीजन में थोड़ा ज्यादा टाइम देना है।
समझ रहे हो? ये टेस्ट का फायदा होता है। आपको एक्चुअली पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। सेल्फ इवोल्यूशन जो बोलते हैं। कमाल कर रहे हो यार। या फिर जो पांचवी सबसे बड़ी गलती सब करते हैं भाई, जो लोग ज्यादा ही एक्स्ट्रा एंथुसियास्ट हो जाते हैं, ओवर स्टडी, टोटल बर्नआउट। मैं डेली 12-12 16-16 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 24 घंटे में से 36 घंटे पढ़ रहा हूँ। सर आज तो मैंने 10 घंटे का गैप था, मैंने 17 घंटे पढ़ाई कर ली सर। आज के दिन सर मैंने 26 घंटे पढ़ा है सर। ऐसा नहीं करना है। बर्नआउट नहीं करना है खुद को। दिमाग आप ही का है, शरीर आप ही का है, किसी दूसरे का, पड़ोसी का नहीं है। आपके एनिमी का नहीं है। आपके हेटर का नहीं है। आपका अपना है। प्रॉपर स्टडी करनी है, बैलेंस वे में करनी है। बर्नआउट नहीं करना है। इतनी एक्स्ट्रा स्टडी, आज मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, मेरी 3 घंटे की कैपेसिटी है पर मैं 6 घंटे पढ़ लिया। अरे आज पढ़ लिए, कल पढ़ लोगे, परसों पढ़ लोगे, कंसिस्टेंट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। गेट एग्जाम इज नॉट अबाउट द ओवर स्टडी, गेट एग्जाम इज नॉट अबाउट द वन डे स्टडी, गेट एग्जाम इज ऑल अबाउट द कंसिस्टेंट स्टडी। कंसिस्टेंटली स्टडी करनी है, लगातार। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, फिर मैं बताऊंगा कैसे आप इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करोगे, एंड दिस सेशन विल बी ओवर। ये कुछ ट्रेंड है हमारे सब्जेक्ट्स के, मार्क्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, मैं आपके लिए इकट्ठे करके लाया। प्री कोविड मतलब यहाँ पे मैंने 2016 से लेके 2020 तक का लिया है, 15 से लेके 20 तक का। और पोस्ट कोविड मतलब 2021 से 2025। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स की वेटेज है, कैसे वो चेंज हुई है। पीसी 3 नंबर का आता था, 4 नंबर का आने लगा। थर्मो 8 का आता था, 9 का आने लगा। एफएम 8 का आता था, 10 का आने लगा। एमओ, इस तरह से ये एवरेज मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज देखने हैं तो देखो। प्रोसेस कैलकुलेशन, प्री कोविड, ये पोस्ट कोविड। 25 में 3 नंबर का आया था, अदरवाइज उससे पहले 5-5 नंबर का आ रहा था। इसका मतलब अगर यही ट्रेंड रहा तो 26 में कम आएगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। हम तो ये मान के चलेंगे लगभग इतना ही होगा, 3 to 4 मार्क्स का। थर्मो, ये देखो ट्रेंड, पहले कुछ भी आता था कम ज्यादा, अब बढ़ता जा रहा है। इस साल ही 12 नंबर का आया है 25 में, तो 26 में भी हम मान के चल रहे हैं 12-13 नंबर का तो आएगा ही आएगा, अगर सेम ट्रेंड फॉलो होता है तो, जो कि होगा। अगर आपको जानना है ना, लास्ट ईयर मैंने वीडियो ली थी 2 बच्चों के लिए, जिसमें मैंने बताया था 2025 में क्या ट्रेंड होना चाहिए, क्या ट्रेंड होगा एक्सपेक्टेड। और आप विश्वास नहीं करोगे, चेक कर लेना वीडियो अभी भी यूट्यूब पर। 2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के 10 सब्जेक्ट में सेम वेटेज आई है, सेम मार्क्स आए हैं जो मैंने प्रिडिक्ट किए थे, बेस्ड ऑन ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में मुझे कितना टाइम देना है, यहाँ से पता चलता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कुछ नहीं होता भाई, गेट एग्जाम में अगर ड्रीम रैंक लानी है, फेवरेट सब्जेक्ट कुछ नाम की कोई चीज नहीं होती। जो चीज होती है वो होती है स्कोरिंग सब्जेक्ट, हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट। एफएम है, देखो 9 10 12 नंबर का आता था, और अब इस साल 7 नंबर का आया। तो एमओ बढ़ा दिया ना उन्होंने, इस साल एमओ बढ़ा दिया उन्होंने 2 नंबर का। जो एमओ 1 नंबर का 2 नंबर का आ रहा था, इस साल 4 नंबर का आया। तो एफएम में वही 2 नंबर कम हो गए। तो अदरवाइज हम मान के चल रहे हैं 26 में भी एफएम हमारा 8 to 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। सेम एमओ, इस बार 4 आ गया, जरूरी नहीं 26 में भी 4 का ही आए, बट फिर भी 3 से 4 नंबर ले लो, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। देखो एमओ की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, इजी सब्जेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं,
और ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड में अब डायरेक्ट क्वेश्चन कम हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, मैंने आपको दिखाया कैसे। ये तो कुछ ही क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे थे। हीट ट्रांसफर में देख लो, ये कंसिस्टेंट है, ये 8 मार्क्स का ही आ रहा है, और आई एम एक्सपेक्टिंग 26 में भी 8 का ही होगा। मास ट्रांसफर बढ़ा है, जहाँ पहले 8-10 नंबर का आता था मास ट्रांसफर, इस साल अब देखो 10-12 नंबर का आ रहा है कंसिस्टेंट। पिछले साल भी 12 था, इस साल भी 12, और हम मान के चल रहे हैं अगले साल 26 में भी ये कम से कम 12 नंबर का होगा। सीआरई सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंट था, डिप आया, और अब देखो फिर से राइज कर रहा है। इस साल तो 15 नंबर का सीआरई था, 15 मार्क्स का सीआरई भाई, 15 मार्क्स का। तो हम मान के चल रहे हैं इस बार भी आपका 13 to 15 मार्क्स का सीआरई तो आएगा ही आएगा। सीआरई को क्यों बोलते हैं सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट? इसलिए बोलते हैं, मतलब अगर हम सीआरई और मास को देखें तो 25 नंबर के तो यही हो गए। 25 नंबर, 30 नंबर का मैथ और एफटी, 25 नंबर का सीआरई मास, 4 सब्जेक्ट से ही हमारे 55 नंबर बन गए। और क्या चाहिए भाई जीवन में? आईपीसी इसका ट्रेंड कम होता जा रहा है। 5+2 मैंने इसलिए लिखा जब सीआरई और आईपीसी का कंबाइंड एक क्वेश्चन आया था, तो उसे मैंने +2 देखो यहाँ सीआरई में भी ऐड ऐसे करके लिखा है और आईपीसी में भी। तो आपको जहां मानना है मान लो, आईपीसी में मानना है तो आईपीसी को 7 मार्क्स का कर लो, और सीआरई में मानना है तो सीआरई को 15 का बोल दो, इसलिए मैंने 13 to 15 और इसे 5 to 7 बोल रहा हूँ। तो आईपीसी का वेटेज कम होता जा रहा है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉम्बिनेशन वाले अब आने शुरू हुए दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, सीआरई के साथ मिक्स होके। इकोनॉमिक्स देखो, इसका ट्रेंड कम होता जा रहा है, 3 नंबर का आ रहा है पिछले 2 साल से, इस बार भी हम मान के चलें 3 से 4 का ही होगा। तो अब एक ऐसा सब्जेक्ट, ये छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसी सीटी है, ट्रेंड कम होता जा रहा है। पिछले साल इस साल दोनों बार 3-3 आया, इस बार भी हम मान के चल रहे 3 का ही आएगा, 3-4 नंबर का ज्यादा से ज्यादा। अब सीटी जैसे सब्जेक्ट में जो सिर्फ 3-4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन होंगे, उसके लिए मुझे 200 घंटे रिवीजन देने का कोई मतलब थोड़ी है। इससे अच्छा मैं 200 घंटे सीआरई और मास ट्रांसफर में रहता हूँ, जहाँ 25 मार्क्स तो मिलेंगे, चांस तो है 25 मार्क्स स्कोर करने के। समझ रहे हो? ये है ट्रेंड, और ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो गेट 26 है वो इस तरह से कुछ होगा। और आप डेट नोट कर लो आज, और आप देख लेना 26 का जब रिजल्ट एग्जाम होगा, हार्डली 1 या 2 सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होगा, बाकी सब जगह सेम। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे एफएम बढ़ाना है तो एमओ कम हो जाएगा, या हीट बढ़ाना है मास कम हो जाएगा, इस तरह से। तो 1-2 सब्जेक्ट का वेरिएशन रहेगा, अदरवाइज मोस्टली सब्जेक्ट्स में यही मार्क्स रहने वाला है, चेक कर लेना, लिख के रख लो, और बाद में आप मुझे बोलना सर आपने गलत बताया था या सही बताया था, बताना। गाइस, ट्रेंड्स ट्रेंड्स आर द इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं तो डरना नहीं है कि यार गलती हो जाएगी, टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, तो छोड़ो बाद में देंगे, कुछ नहीं होता, बाद बाद कभी नहीं आता, तो कितना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे? गेट एग्जाम को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने पूरे साल कितना मेहनत करी है, रैंक आती है आपने कितने स्मार्ट वे में मेहनत करी है, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजीज आपने फॉलो करी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आप अपनी स्टडी कर रहे हो, सबसे पहली मिस्टेक, स्टडी विद क्लियर प्लान, उसे ओवरकम करो। अगले 6 महीने का एक टारगेट बना के चलो। मेरे पास 180 डेज है ऑलमोस्ट, तो ये लगा के चलो दिसंबर एंड तक मुझे अपना फुल सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर जितना भी टारगेट है। ठीक है, आज अगस्त है, दिसंबर 31 तक कितने दिन है, कितने सब्जेक्ट हो गए, कितने सब्जेक्ट बचे हैं, एक टारगेट बनाओ कि 4 सब्जेक्ट बचे हैं, 5 सब्जेक्ट बचे हैं, 6 सब्जेक्ट बचे हैं, कितने दिन में कितना सब्जेक्ट करूंगा। सपोज मुझे मेरा सीआरई बचा है, सीआरई कितने घंटे का है? 100 आवर्स का है, ओके। 200 आवर्स का है, ओके। 150 आवर्स का है, ओके। तो 150 आवर्स का अगर मैं डेली 2 घंटे भी दूं तो मुझे लग जाएंगे 75 डेज, मतलब 2.5 महीने में सीआरई कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर हो जाएगा।
जरूर किसने कहा सीआरई 1 महीने में खत्म करने के लिए? लगाओ आपके 2-2 घंटे, करो 2.5 महीने में खत्म। इसी बहाने टच में तो रहोगे, प्रैक्टिस में तो रहोगे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अपना एक पूरा टारगेट बनाओ कि दिसंबर 31 तक, जनवरी 15 तक मुझे ये कंप्लीट करना है। उसके बाद उसे मंथली बेसिस पे ब्रेक डाउन करो। ठीक है, ओवरऑल टारगेट, फिर उसे ब्रेक डाउन करो मंथली बेसिस पर, फिर उसे ब्रेक डाउन करो वीकली बेसिस पर। इस तरह से आपका काम होगा। क्लियर प्लान करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, डिस्कस करो। हम अवेलेबल है, कभी भी कॉल करो, मैसेज करो। मैं हूं, बंसल साहब हैं, पूछो। किसका वेट कर रहे हो? सेकंड, भाई पीवाईक्यूज कर लो। मैं तो कह रहा हूं हर 15 दिन में, 15 से 20 दिन में, ठीक है, एक दिन पकड़ो कोई अपना, और पूरा फुल लेंथ पेपर सॉल्व कर लो। गेट का, गेट का प्रीवियस ईयर पेपर, उसी को एक एज अ टेस्ट दे लो। भले ही उसमें 4 सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट हो गए, 2 बचे हैं, 2 नहीं हुए, कुछ भी, 100% सिलेबस नहीं हुआ तब भी दो। पता तो चलेगा आपको कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इसी बहाने प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस आपका टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा। टेस्ट का टेस्ट हो गया तो फिर क्या, पता रहेगा ना कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा नहीं है। तो आगे जब रिवीजन करोगे काम आसान हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज, डेली रिवीजन या वीकली रिवीजन करते हुए चलो। ठीक है, डिले मत करो। जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, उनका डेली कम से कम 1 आवर, या नहीं तो वीकली बेसिस पे 2 आवर रिवीजन करते हुए चलो। एक बैलेंस बना के चलो। एक बैलेंस होना चाहिए स्टडी में, बैलेंस अप्रोच। कि अगर मैं, जैसे मैं बोलता हूँ अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर अक्टूबर के लिए ये फॉलो कर सकते हो आप, कि अगर 4 आवर की आपने न्यू लर्निंग करी है, तो उसके साथ अराउंड 2 आवर की रिवीजन करो, ओल्ड लर्निंग। इस तरह से काम आसान हो जाएगा। एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। अगर 5 घंटे की क्लास हो रही है तो 2.5 घंटे रिवीजन करो कम से कम। एक बैलेंस अप्रोच रखो। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैथ, एफटी, पीसी, मैथ एफटी पीसी, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करो। ठीक है, लाइक 1 आवर आप मैथ को दे सकते हो, 30 मिनट आप एफटी को दे सकते हो, और 1 से 2 क्वेश्चन आप पीसी के डेली बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इन सब्जेक्ट में वीकली प्रिपरेशन नहीं चाहिए कि मैंने एक वीक में पढ़ा हो गया, नहीं। ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं। डेली प्रैक्टिस करो। डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन करो, आराम से आपके रिवीजन हो जाएगा। और क्या करना है, इस तरह से प्रॉपर रिवीजन होगा, प्रॉपर नई लर्निंग होगी, सब कुछ होगा। पी बाई क्यू साथ के साथ करते हुए चलो। जो नए सब्जेक्ट कर रहे हो उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो वीकली बेसिस पे। जो भी न्यू सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो, उनके साथ साथ वीकली रिवीजन करो और वीकली शॉर्ट नोट्स बनाओ। हो जाएगा, कोई टेंशन का काम नहीं है, बहुत आसान है। एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए बस। ठीक है, और टेस्ट दो। प्रैक्टिस टेस्ट जिस दिन है उस दिन दो भाई। प्रिपरेशन नहीं भी हुई दो। पता चलेगा आपको आप कितनी चीजें याद रख पा रहे हो, आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर कितनी है, कितनी कैपेसिटी है आपकी।
एग्जाम सिटिंग हैबिट कितनी है, एग्जाम स्ट्रेस आप हैंडल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, यही तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। मेरे पास पूरी नॉलेज है पर एग्जाम में मैं पैनिक कर गया, क्या फायदा नॉलेज का, क्या फायदा नॉलेज का। अरे भाई नॉलेज का कोई फायदा है अगर मैं एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे नॉलेज नहीं है पर एग्जाम क्लियर हो गया, तो बेटर है। गेट एग्जाम के बाद टाइम है, ले लो नॉलेज। मतलब कहने का क्या है, एग्जाम में रैंक आनी चाहिए बाय हुक और क्रुक। अब हुक क्रुक वाला ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, तो हुक वाला ही ले लो। तो भाई पढ़ो, प्लानिंग के साथ पढ़ो, प्रॉपर एग्जाम दो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस दो, चीजें करो, मजा आएगा। जब टेस्ट दोगे कुछ क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, जो क्वेश्चन होंगे उससे पता चलेगा कि ये टॉपिक स्ट्रांग है, जो नहीं होंगे उससे पता चलेगा ये टॉपिक वीक है। तो अगला जब रिवीजन करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज पर कर पाओगे रिवीजन का। समझ रहे हो। और ओवर स्टडी मत करो गाइस, ओवर स्टडी नहीं करनी है, खुद को बर्नआउट नहीं करना है, डोंट बर्न आउट योरसेल्फ कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक प्लान बनाओ, प्लानिंग के साथ चीजें करो, प्रॉपर स्टडी करो और काम आसान हो जाएगा। समझ रहे हो। और अपना एक टारगेट लेके चलो माइंड में, मुझे 65 मार्क्स लाने हैं, 70 लाने हैं। मैं 14 अगस्त को इवनिंग में एक सेशन ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन स्कोर 70+ मार्क्स इन केमिकल इंजीनियरिंग इन लास्ट 6 मंथ्स। समझ रहे हो, लास्ट 6 मंथ्स में केमिकल इंजीनियरिंग में 70+ मार्क्स कैसे ला सकते हैं, 65+ मार्क्स कैसे ला सकते हैं। जो भी आपका टारगेट है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट से कितना देना है। अगर मैं आज 15 अगस्त से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं आज 15 अगस्त मेरा पहला दिन है, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बताओ 65 नंबर कैसे आएंगे, मैं बताऊंगा। शाम को 5 बजे मिलना, सॉरी 8 बजे को, यूट्यूब पर, 14 अगस्त को लाइव। ठीक है। बाकी कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, मेरे मेथड हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो, मैं ये करता था। ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें एनालॉजी फाइंड करने का ट्राई करो। जैसे आपका इवेपोरेटिव कूलिंग है, वेपर प्रेशर है, एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन कूलिंग है, एब्जॉर्प्शन है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप सिंगल मेथड से, सिंगल एनालॉजी से रिलेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग है, हीट कैपेसिटी है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, उन्हें आप सिंगल कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। एनालॉजी है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स में एनालॉजी को फाइंड करने का ट्राई करो। और जो टॉपिक आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है ना, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसे देख पढ़ो, देखना मैजिक होगा, मैजिक होगा। ट्राई टू स्लीप ऑन इट। जो टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लग रहा है ना, रात में सोते टाइम उसे पढ़ो, सोने से जस्ट पहले। और जब सुबह उठोगे ना, आपको मैजिक दिखाई देगा, आपको फील होगा कि अरे ये तो आ गया यार, इजी है। मैजिक नहीं है, साइंस है। हमारा ब्रेन सोते टाइम ज्यादा प्रोसेसिंग करता है इंफॉर्मेशन की, तो सोने से पहले जो आपने इंफॉर्मेशन ली है वही आपको याद आएगी, ब्रेन में प्रोसेस होगी और सुबह फिर क्लियर हो जाएगी। और जो भी चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उन्हें रिलेट करो डेली लाइफ से, विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करने का ट्राई करो, बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात, छोटी बातें हैं जो आप सबको पता है, बट बहुत ही मोटी बातें हैं, छोटी छोटी पर मोटी बातें जो आपकी हेल्प करेंगी। इसके अलावा और भी कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं, पीरियोडिक प्रैक्टिस, रिपीटेशन, निमोनिक्स, एक्टिव रिकॉल, इंटरलीविंग एंड ऑल, उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस। आई होप आपको सेशन यूजफुल लगा होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा था, वेकअप कॉल, तो आपकी नींद खुली होगी कि हाँ मुझे क्या करना अगले 6 महीने, क्या नहीं। ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे हेड। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके पूछ सकते